लास्ट लेक्चर में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ बात करी थी, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक आर जितने रेजिस्टेंस में से आई जितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो वी होगा और टी टाइम के लिए क्यू जितना चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा। ठीक है, तो वो चार्जेस जो हैं वो क्यू जितने होंगे। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू। जो जितना वर्क डन हो रहा है टू फ्लो द चार्ज क्यू फ्रॉम द पी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, तो वर्क डन कितना हुआ होगा दोस्तों, वी क्यू जितना। और हमने टी टाइम के लिए एनर्जी सप्लाई करी होगी। ठीक है, सो पावर जो होगा वो रहेगा वी क्यू अपॉन टी। फिर से समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं। पावर जो होगा वो वी क्यू अपॉन टी होगा। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू जितना चार्ज टी टाइम के अंदर से पास हो रहा है। तो पावर इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। बट गाइज हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो क्यू अपॉन टी की जगह पर हम आई लिख सकते हैं। तो नया फॉर्मूला जो बनेगा वो रहेगा पी इज इक्वल टू वी आई। नाउ द सप्लाइड एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी इज इक्वल टू पी इंटू टी। अगर आप एनर्जी जो सप्लाई करी हैं सोर्सेज से टी टाइम के अंदर, तो वो होगा पी इंटू टी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा वी आई तो था ही, उसको हमने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, बनेगा आएगा वी आई टी। दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रजिस्टर्स एज हीट। तो ये जो वी आई टी जितनी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, यूज़ होती जाएगी। जो यूज़ हुई है वो धीरे धीरे करके हीट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला बना वो बना H इज इक्वल टू वी आई टी, एच फॉर हीट, H इज इक्वल टू वी आई टी। बट नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों, आई आर। अगर आप देखें यहाँ तो V इज इक्वल टू आई आर है। तो V की जगह पर यहाँ पर आई आर लिखेंगे तो बनेगा आई आर आई टी। तो आई और आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और ये जो बना फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इट इज़ नोन एज जूल्स लॉ। इसी को जूल्स लॉ कहा जाता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी हीट ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, और जितनी ज़्यादा टाइम के लिए आप करंट फ्लो करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा हीट होगी, क्योंकि ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। ठीक है, नाउ इसके रिगार्डिंग वी हैव गिवन हियर सम एग्जांपल्स। देखो पहला एग्जांपल कह रहा है हमें कि एन इलेक्ट्रिक आयन consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum rate। मतलब जो आयन है वो 840 वाट कंज्यूम करता है जब वो मैक्सिमम रेट पे चलता होता है, और जब मिनिमम रेट पे चलता होता है तो 360 वाट कंज्यूम करता है। वोल्टेज आपका है 220। दोनों ही केसेस में आपको फाइंड करना है करंट एंड रेजिस्टेंस। सो अगर फॉर्मूला इज पी इक्वल टू वी आई गाइज, तो हमें करंट फाइंड करना है तो आई इक्वल टू पी अपॉन वी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक में पावर है 840, एक में पावर है 360। वी तो आपका दोनों ही केसेस में 220 है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में करेंगे क्या अपन
840 अपॉन 220, आंसर शुड बी 3.82 एम्पियर। सेकंड केस में 360 अपॉन 220, योर आंसर शुड बी 1.64 एम्पियर। दोनों ही केस में करंट मिल गया आपको। नाउ रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो R इज इक्वल टू व्हाट, तो याद करो ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। V आपको जो दिया हुआ है 220, I आपको दोनों ही केस में मिले होंगे। फर्स्ट केस में आपको मिला 3.82, तो 220 अपॉन 3.82, योर आंसर शुड बी 57.6 ओम। सेकंड केस में R इज इक्वल टू V अपॉन I में V आपका तो फिक्स है 220, I आपको मिला 1.64, योर आंसर इज 134.15 ओम। सेकंड देखते हैं, 100 joules of heat is produced each second in 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistance. अब आपको क्या क्या दिया है, तो F दिया है 100 जूल, R4 है, P1 है, आपको वर्क फाइंड करना है। अब जो फॉर्मूला है V फाइंड करने का वो है IR। दूसरा बन सकता है E अपॉन V, ठीक है। अब इस दोनों के केसेस में आपके मतलब V जो है फाइंड करने के लिए आपको I की ज़रूरत पड़ेगी। V इज इक्वल टू IR है, ठीक है, तो इसमें भी आपको I चाहिए होगा, या तो V इज इक्वल टू P अपॉन I, उसमें भी आपको I की वैल्यू चाहिए, और I आपको नहीं दिया है, लेकिन H दिया है, तो वी कैन फाइंड द I। I के लिए आपके पास कितने सारे फॉर्मूले, जो I इज इक्वल टू V अपॉन R बन सकता है, लेकिन V नहीं है, वही तुम्हें फाइंड करना है, तो ये नहीं चलेगा। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT था, तो उसके ऊपर से आप I फाइंड कर सकते हैं। H है, R भी है, T भी है, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन RT, I स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन RT। तो 100 अपॉन 4 होगा, RT T तो 1 है, तो 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 25, I square is equal to 25, so I is equal to 5. Thus we can get the value of I, it is 5 ampere. Now based on that we can find the value of V is equal to IR। R आपको दिया है 4, V I आपने फाइंड किया 5, 5 for the 20, it is your answer। Then guys, practical applications of heating effect of electric current। देखो अब नॉर्मली देखा जाए तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो हमारे लिए अनडिजायर्ड था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्किट के अंदर देखो या अप्लायंसेस देखो तो गर्म हो जाते हैं, जो हमें चाहिए नहीं होता है, और इसके लिए हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी तो वो यूज़ होती ही, आपका फैन गर्म हो गया है, आपका जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो गर्म हो जाते हैं, जहाँ पर हीट की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें अनडिजायरेबल एनर्जी जो यूज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी हमने कुछ ऐसे यूज़फुल एप्लीकेशंस जो हैं वो इन्वेंट किए हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयन है, टोस्टर हैं, ओवन हैं, कैटल हैं, हीटर हैं। ये कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स के ऊपर काम करते हैं, जूल्स लॉ पे काम करते हैं। सो द हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। अब आप देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, LED या CFL, उसकी अब बात नहीं कर रहे हैं। आपने हेलोजन्स देखे होंगे, या तो आपने वो बल्ब येलो कलर के जो पहले आते थे जिसमें बहुत गर्मी लगती थी, वो जो बल्ब होते हैं उसके अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो एक फिलामेंट होती है, एक पतली सी स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। वो जो होता है फिलामेंट, इट इज़ वर्किंग ऑन द हीटिंग इफेक्ट। जब हम उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं तो ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है, और उसी गर्मी से वो लाइट को एमिट्स करना स्टार्ट कर देता है। तो ये फिलामेंट जो होती है दोस्तों, इट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल,
टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3380 के आसपास, मतलब इतने हाई टेम्परेचर तक वो मेल्ट नहीं होगा। तो जब इस टंगस्टन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो गर्म होता है, जब गर्म हो जाएगा तो फिर वो लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देता है। सो इट इज़ वर्किंग ऑन द हीटिंग इफेक्ट। अब ये बल्ब जो होता है उसके अंदर उसको इंसुलेशन मतलब कि इंसुलेट करने के लिए या तो आइसोलेट करने के लिए उसके अंदर या तो वैक्यूम भरा जाता है या तो कोई इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ऐसे गैसेस फिल किए जाएंगे, ठीक है, जिससे वो बल्ब जो हैं हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन ना कर दें। अदरवाइज सपोज कि ऑक्सीजन या ऐसा कुछ भरा हुआ है तो वो रिएक्शन कर देगा इतने गर्मी पे। तो नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, ऐसे गैसेस अंदर फिल किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। तो जितना आप पावर दे रहे हैं, जितना इसको करंट दे रहे हैं, जो इतनी एनर्जी दे रहे हैं, उसमें से बहुत सारी एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है and small amount of that energy is converted into light. One more is application which is fuse. फ्यूज़ जो होता है जो हमारे घर के अंदर लगाए जाते हैं, जो हाई इलेक्ट्रिक करंट कभी अगर आता है, हाई पोटेंशियल आता है जिसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं, उससे हमारे घर के एप्लीकेशन से अप्लायंसेस को वो बचाने में हेल्प करते हैं। तो फ्यूज़ जो होते हैं उसको सीरीज़ में लगाए जाते हैं। अब दो तरह के फ्यूज़ेस हो सकते हैं, मतलब एक तो होता है जो हमें जो जितने भी एप्लीकेशन है उसके अंदर होते हैं, बाकी हमारे घर की जो मेन लाइन होती है वहाँ पर भी होता है, जिसको मेंस बोला जाता है। तो घर की जो मेन लाइन होगी उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्यूज़ वायर जो होते हैं वो कॉपर के लेड और टीन के बनाए जाते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। तो ये जो फ्यूज़ वायर होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट ही उसका काम का होता है। जब कभी भी ओवरलोडिंग होगा तो हाई वोल्टेज के कारण हाई हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और ऐसे सिचुएशन में जो वो हमारा जो फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट हो जाएगा और हाई वोल्टेज जो है हमारे घर में आने से बचाता है या एप्लीकेशंस को वो बचाते हैं। तो हमारे पास अलग अलग रेट के फ्यूजेस अवेलेबल होते हैं, अप टू 1 एम्पियर, फ्रॉम 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, okay. And for an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt, a current of 4.54 एम्पियर will be flow in the circuit. तो ऐसी सिचुएशन में 5 एम्पियर का फ्यूज़ जो है वो यूज़ होता है। मतलब अलग अलग रेट्स होते हैं दोस्तों। तो फ्यूज़ जो है वो हमारी इस जो मैंने कहा कि मेन इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करके या मेन लाइन में कनेक्ट करके हम उसको घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें हाई वोल्टेज से बचाने में वो हेल्प करता है। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम फ्यूज़ के बारे में डिटेल में देखेंगे।